भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या युक्त देश है। भारत के पास आज वर्ल्ड की 20% यूथ पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा कल्टीवेबल लैंड या एरेबल लैंड, खेती योग्य जमीन भी भारत के पास है। विश्व में सर्वाधिक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज 6 करोड़ 70 लाख भारत में ही है। और ऐसे में आज हम स्वदेशी से ही स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में भारत का अंश आज 17.6% है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3% है। दूसरी तरफ हम देखें, चाइना का भी वर्ल्ड पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन लगभग इतना ही 18.4% है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका कंट्रीब्यूशन 28% है। जापान, जिसका वर्ल्ड पॉपुलेशन में केवल 1.6% हिस्सा है, उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 10% कंट्रीब्यूशन रहा है, आज भी 7.5% है। ऐसे में यदि हम देखें तो वर्ल्ड के जो 3 देश हैं, अमेरिका, चाइना और जापान, मिला के वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का 52% और जर्मनी को भी जोड़ लें तो 60% इन 4 देशों का हो जाता है, जबकि वर्ल्ड में मोर देन 200 कंट्रीज हैं। हम इसी बात से प्रारंभ करते हैं कि जापान की जनसंख्या में स्वदेशी का भाव बहुत प्रबल है और वे अपने साधारण खाने पीने की चीजों से लेकर और ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, सभी में जहां भी स्वदेशी प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं उन्हें ही खरीदते हैं। उदाहरण के लिए जापान में आज केवल 4% विदेशी कारें बिकती है। बाकी जापान के लोगों में जो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा है, उसके कारण 96% कारें मेड बाय जापान या स्वदेशी है। ऐसा ही फूड प्रोडक्ट्स में है, ऐसा ही टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स में है, और इसलिए जापान की जनसंख्या वर्ल्ड में 1.6% होते हुए भी उनका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन 10% के करीब रहा है। और इसलिए आज के समय में किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति, देश के सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना और देश में एक प्रकार से विदेश व्यापार में संतुलन आदि, ये सभी कुछ स्वदेशी भाव से ही संभव है। हम थोड़ा सा अगर इस बात पर विचार करें कि कहाँ पर हमारे स्वावलंबन में कमी है और भारत किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकता है, तो सबसे पहली बात, हमारी आयात किए हुए इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि देश के विदेश व्यापार में, फॉरेन ट्रेड में आज $160 बिलियन का डेफिसिट है, घाटा है। स्वाधीनता के बाद से ही विदेश व्यापार में अधिकांश वर्षों में घाटा रहने के कारण हम देखते हैं कि रुपए की कीमत बराबर गिरती चली गई। 1947 में 3 रुपीज 50 पैसा इक्वल टू $1 था, आज 76 रुपीज इक्वल टू $1 है। अगर हम $100 की कोई चीज इंपोर्ट करते और रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट वही 1947 वाली होती, हमको 350 रुपीज उसका देना होता, आज हमको 7600 देना पड़ता है। ये कहा जा सकता है कि देश में आज बहुत बड़ी मात्रा में जो महंगाई या इन्फ्लेशन है, उसका कारण ये रुपए की कीमत में गिरावट है, और रुपए की कीमत में गिरावट आने का बहुत बड़ा कारण हमारा आयातों पर निर्भर रहना है और विदेश व्यापार में घाटा है। इस विदेश व्यापार में घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को हमेशा एफडीआई पे निर्भर रहना पड़ा है, क्योंकि विदेश व्यापार में जो घाटा है लगभग उसमें से 1/3 तो हम सर्विसेज के एक्सपोर्ट से पूरा कर लेते हैं, लगभग 1/3 या उससे थोड़ा ज्यादा जो भारत के लोग विदेशों में नौकरियां करते हैं, प्राइवेट ट्रांसफर के रूप में जो पैसा भेजते हैं, करीब $70-80 बिलियन हर साल, उससे पूर्ति हो जाती है। फिर वो कोई 10-20% जो डेफिसिट और रह जाता है, उसके लिए हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुलाना पड़ता है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके ऊपर प्रॉफिट देश के बाहर जाते हैं, और हमारा आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम है, हमारे यहाँ विदेशों से आया हुआ एफडीआई ज्यादा है, और इसलिए विदेश जो निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम में डेफिसिट है, वह भी $40-50 बिलियन का हो जाता है। तो $160 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट
और $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनकम में डेफिसिट, ये $200 बिलियन की पूर्ति करने के लिए हमको निरंतर एफडीआई पे डिपेंड करना पड़ता है। और एफडीआई पे डिपेंड होने के कारण देश के अधिकांश उत्पादन के साधन विदेशी नियंत्रण में चले जाते हैं। 1997 तक, क्योंकि 91 में हमने रिफॉर्म्स लागू किए और एफडीआई को प्रोत्साहन देना शुरू किया, तो लगभग देखें 94, 95, 96, 97 तक भी देश का बाय एंड लार्ज अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया ओन्ड था या भारतीयों के द्वारा चलाया जा रहा था। देश की 100% सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया ओन्ड थी, भारत के लोग चलाते थे। देश के टीवी, फ्रिज भारतीय कंपनियां बनाती थी, ज्यादातर चीजें मेड बाय इंडिया थी। अब क्योंकि विदेश व्यापार में घाटा है, हम एफडीआई बुलाते चले गए, तो एक एक इंडस्ट्री विदेशी नियंत्रण में जाती चली। छोटा सा उदाहरण लीजिए, सारे रेफ्रिजरेटर देश में बनते थे, देश के लोग बनाते थे। तो सबसे पहले कैल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को अमेरिकन कंपनी वर्लपूल ने खरीद लिया, नाम वर्लपूल कर दिया, तो कैल्विनेटर नाम फ्री हो गया। तो एबी इलेक्ट्रॉनिक्स स्वीडन से आई, उसने कैल्विनेटर ब्रांड का नाम खरीद लिया। बिरलास की ऑलविन खरीद ली, महाराजा इंटरनेशनल खरीद ली। तो देखो तो आज रेफ्रिजरेटर में ऑलमोस्ट 75% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सैमसंग, सैनसुई, एलजी सारी विदेशी कंपनियों की। उसके आगे चले टीवी फ्रिज में भी ऐसा ही है। आज देश में केवल 13% कारें भारतीय बिकती हैं, बाकी 87% कारें विदेशी बिकती हैं। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है, अधिकांश चीजों के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। उदाहरण के लिए चाइना की कंपनी जियोमी मेक इन इंडिया के अंतर्गत अपना मोबाइल फोन यहाँ बनाती है, लेकिन वो केवल उसका 4% वैल्यू एडिशन यहाँ करती है, बाकी सारे पार्ट्स वो बाहर से लाती है। जैसे मैंने रेफ्रिजरेटर का उदाहरण दिया, तो कैल्विनेटर को जब वर्लपूल ने खरीद लिया तो पहले उसका पूरा मिनी कंप्रेसर से लेके, जिसमें खास टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और सारे कंपोनेंट्स देश में बनते थे। तो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न होता, हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता, और हमें कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। अब जब से ये सारी विदेशी कंपनियों ने रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग ले ली, तो वो मिनी कंप्रेसर से लेके उसके सारे कंपोनेंट्स बाहर से लाकर ये असेंबल करते हैं। हम देखते हैं चाहे वो वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो BMW या होंडा की कार हो, सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, यहाँ केवल असेंबली होता है। तो भारत एक असेंबली लाइंस का देश बन गया, यानी कि हम सारे कंपोनेंट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स देश के बाहर से लाते हैं और यहाँ केवल उनको असेंबल करने का काम करते हैं। तो एक तरह से 90% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विदेशों में होता है। चाहे वो कोलगेट का टूथपेस्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान लिवर का पेप्सोडेंट टूथपेस्ट हो, लिखा मेड इन इंडिया होगा, लेकिन वो मेड बाय इंडिया नहीं है। वो अमेरिकन या यूरोपियन कंपनियां हैं जो अपने देश में बना रही है। इसलिए जब हम बात स्वदेशी की करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वह अगर मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट और ब्रांड है तो वह जो है स्वदेशी है, अन्यथा वह विदेशी प्रोडक्ट कहलाएगा और उसका सारा प्रॉफिट देश के बाहर जाता है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट इनकम डेफिसिट पैदा होता है। उसको बनाने के लिए ज्यादातर कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, इसलिए देश के विदेश व्यापार में घाटा भी बढ़ता चला जाता है। और सवाल ये उठकर खड़ा होता है आज कि आज हमारे देश में 75% जूते का पॉलिश चेरी, रैकेट एंड कॉलमैन अमेरिकन कंपनी का। उसके आगे चले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स 100% कोका कोला, पेप्सी के, वो भी विदेशी कंपनियों के। उसके आगे चले हम तो टीवी फ्रिज में भी आज 70 to 80% जो है फॉरेन ब्रांड्स। उसके आगे चले तो मोबाइल ब्रांड में आज 90% फॉरेन ब्रांड्स। उसके आगे चले हम तो कारों में 87% विदेशी कंपनियों की कारें, केवल 13% टाटा महिंद्रा की कारें स्वदेशी। तो सवाल उठकर यह खड़ा होता है कि 5 वर्ष बाद इस देश के उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा, आपका, हमारा, भारतीय लोगों का, या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। अब विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश का उत्पादन तंत्र चलाएंगी तो सारा प्रॉफिट भी देश के बाहर जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी देश के बाहर होगा, और अंततः राजनीति में भी वो अपना प्रभाव बढ़ाएंगी। और अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर पर भी विदेशी कंपनियां हावी होती जा रही हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, देश में कारगिल कंपनी, अमेरिकन कंपनी का आटा है नेचर फ्रेश। एंग्लो डच कंपनी जो इंग्लैंड की है, हिंदुस्तान लीवर, उसका आटा है किसान अन्नपूर्णा नमक।
अब मान लो आटे के लिए, गेहूं की खेती करवाने के लिए, चाहे कारगिल हो या दूसरी कंपनियां हो, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है। यानी किसान जो जमीन का मालिक है वो बटाईदार बन जाता है, उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके कंपनी उसको अपना बीज देती है, वह कंपनी के लिए खेती करके अपने खेत में और सारा गेहूं उनको बेचती है। कारगिल ने भी अपना बहुत बड़ी फ्लोर मिल डाल रखी है। तो यानी कि खेत खलिहान से किचन तक की फूड सप्लाई चेन, या टमाटो सॉस, पोटैटो चिप्स, इन सब के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई विदेशी कंपनियां, हिंदुस्तान लेबर आदि करवाती है। तो कहने का मतलब ये है कि देश का इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सभी अगर फॉरेन ओन्ड होते चले जाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, यदि हम विचार करें तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मानती है कि हिंदुस्तान में ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते हैं, इसलिए एक कुटुंब में एक टीवी, एक फ्रिज से काम चल जाता है, रेडीमेड फूड नहीं आता है। और इसलिए कहीं कहीं उनके मन में यह भी भाव होता है कि अगर देश में पारिवारिक विघटन, अलगाववाद फैले तो रेडीमेड फूड या व्हाइट गुड्स, इनकी डिमांड अच्छे से बढ़ सकती है। तो उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड सीरियल्स में हम देखते हैं कि पति पत्नी को झगड़ते हुए दिखाना, झगड़ने के बाद तलाक लेते हुए दिखाना, तलाक लेने के बाद पुनर्विवाह करते हुए दिखाना। हमारे देश में एक युवा या एक बच्चा या बच्ची 4 साल से 24 साल का होते होते 6-7 हजार तलाक, 2-3 हजार पुनर्विवाह देख चुका या देख चुकी होती है। तो इस पूरे ऐसे बहुत सारे, मान लो जैसा मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ तो कई एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोगों से बात होती है, तो उनका कहना है कि हम पर ये दबाव है कि डायलॉग्स नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी प्रति प्रश्न करने वाले होने चाहिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले होने चाहिए, या एक दूसरे का मजाक बना। तो हम देखते हैं कि आजकल इसका हमारे परिवार पर भी प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। ऐसे में केवल और केवल स्वदेशी भाव जागरण, उसी से स्वावलंबन संभव है। दूसरा, जो हमारा पराश्रयता का बहुत बड़ा आधार है, वह है हमारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर होना, आयात पर। उदाहरण के लिए, अपने देश में जो सोलर पैनल हम लगाते हैं, 90% सोलर पैनल चाइना से आते हैं। और चाइना से जो पैनल आते हैं, पिछले 2 साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए के सोलर पैनल्स आए, और उसके कारण प्रतिदिन चीन में 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है भारत के लिए सोलर पैनल बनाने के लिए। तो एक प्रकार से हम, जो हमारे लिए क्रमांक 1 का शत्रुतापूर्ण कार्यवाही करने वाला देश है, उसको हम एक प्रकार से 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट गिफ्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो आज देश में 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में इनऑर्गेनिक केमिकल्स चाइना से आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स 25 से 30% जो भारत स्टैंडर्ड 6 कॉम्प्लायंट हैं, वो सारे चाइना से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आज चीन से जो $90 बिलियन का सामान हम इंपोर्ट करते हैं, 7 लाख करोड़ रुपए का, उसमें अंडर इनवॉइसिंग भी बहुत ज्यादा है, उसमें बिना बिल का माल भी बड़ी मात्रा में आता है। तो 7 लाख करोड़ का तो ऑफिशियली, और हो सकता है कि 8-10 लाख करोड़ रुपए का माल चीन से आता हो। अगर हम 7 लाख करोड़ का भी देखें तो भारत के लिए जो शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कर रहा है, अभी भी हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी है, उस देश का हम 7 लाख करोड़ रुपए से आर्थिक शक्तिकरण करते चले जा रहे हैं। चीन का मोबाइल फोन वाइवो या ओप्पो खरीद कर, या लिनोवो कंप्यूटर खरीद कर, या टेक्सन का कैलकुलेटर खरीद कर, अगर चीन को उसका जो हम 7 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात कर रहे हैं, उसके ऊपर 10% अगर टैक्स मिलता है, तो एक तरह से 70,000 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू हम चाइना को दे रहे हैं टैक्स के रूप में, भारत के नागरिक। और शायद भारत और चीन के बीच जो इंडो तिब्बतान बॉर्डर है, उस पर उसका आधा भी उसको खर्च नहीं करना है। यानी कि हमारे विरुद्ध जितनी वो एक प्रकार से आक्रामक कार्यवाही करता है, उससे ज्यादा पैसा हम चीन का माल खरीद कर टैक्स के रूप में चीन की सरकार की आय करा रहे हैं। इसलिए आज यदि हमको भारत को स्वावलंबी बनाना है, तो निश्चित मानकर चलिए कि हमें केवल और केवल स्वदेशी उत्पाद खरीदने होंगे। और स्वदेशी उत्पाद वो हैं जो मेड बाय भारत या मेड बाय इंडिया है। मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जो है, अगर हम देखें तो ट्यूबलाइट और बल्ब जो फिलिप्स का है, तो उस पर मेड इन इंडिया तो लिखा है, लेकिन वो फिलिप्स हॉलैंड की कंपनी है, उसका प्रॉफिट हॉलैंड जाएगा, उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हॉलैंड होगा। अगर हम इसी प्रकार से सैमसंग या सेंसुई के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो कोरिया की कंपनियां हैं, तो उसका प्रॉफिट कोरिया में जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि देश में
रोजगार उत्पन्न करना है। देश में अगर हमें स्वावलंबन लाना है, विदेश व्यापार के घाटे को कम करना है, तो इन सब के लिए हमको मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स ही खरीदने होंगे। और अगर हम मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स खरीदेंगे तो धीरे धीरे ये सारी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक एक कर यहाँ से अपना कारोबार बेच कर चली जाएंगी। जैसे बीच में मैंने कहा ना कि स्वीडन से आई इलेक्ट्रोलक्स, लेकिन उसको लगा भारत में तो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत ज्यादा टीवी फ्रिज बिकते नहीं है, तो वो अपना सारा कारोबार बेच कर चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें कहीं ना कहीं स्वदेशी भाव जागरण के माध्यम से यह स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्वदेशी के संदर्भ में हमें करनी है और स्वावलंबन के लिए, कि आज जितनी सनराइज सेक्टर्स हैं उनके लिए भी देश में टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी होगी। उदाहरण के लिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जाएंगे। लगभग हमने तय कर लिया 2030 के बाद फॉसिल फ्यूल वाली कोई व्हीकल हम अलाउ नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल वाले। तो आज पेट्रोल और डीजल के इंजन में 2000 पार्ट्स लगते हैं और कोयम्बटूर से लेकर गुड़गांव तक अनेक कंपनियां उनको बनाती है, लेकिन उसके बाद जब ये 2000 पार्ट वाला इंजन ही बनना बंद हो जाएगा और उसकी जगह केवल 20 पार्ट वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव लगेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो हम जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वह इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ लिथियम बैटरीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बहुत हो रहा है। उदाहरण के लिए चाइनीज कंपनियों ने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम डेवलप किया है जिससे वो सिंपल लंग्स के एक्सरे से ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि किस व्यक्ति को 1 वर्ष बाद लंग कैंसर होगा। या गूगल ने इस प्रकार का एल्गोरिथम डेवलप किया है जो रेटाइना के पिक्चर से यह प्रेडिक्ट कर सकती है कि इस व्यक्ति को 2 साल बाद कार्डियक ब्लॉकेज होगा। तो कहने का मतलब है हेल्थ केयर से और डायग्नोस्टिक से लेके एग्रीकल्चर में आज किसान ने फसल बोई, हर रोज टेम्परेचर कैसे घट बढ़ रहा है, मॉइस्चर कितना है, बारिश हुई नहीं हुई, और उस सब के आधार पे उसकी फसल कब पकेगी, कितना यील्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम से इस प्रकार का प्रेडिक्शन भी संभव है। कहने का मतलब है कृषि से लेके हेल्थ केयर से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिफेंस से लेके सभी जगह आज जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा, अनमेन्ड व्हीकल्स जितने डिफेंस में हम काम लेंगे वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। तो हमें आने वाले समय के लिए सनराइज टेक्नोलॉजी जो हैं 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वाली, वे भी देश में विकसित करनी होगी, नहीं तो उन सब के आयात में देश का इतना पैसा चला जाएगा कि हमारे विदेश व्यापार में जो आज घाटा है या कई गुना बढ़ जाएगा और रुपए की कीमत और गिरती चली जाएगी। और इसलिए भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए सबसे पहला आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म जिसको हम कहते हैं, या स्वदेशी यानी केवल मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स, उसमें भी अगर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के उपलब्ध हैं तो सबसे पहले हम उन्हें खरीदें, वे नहीं है तो फिर लघु उद्योग, मझले उद्योग, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होते हैं। दूसरा, हम अपने देश में जितने इंपोर्ट्स हैं उनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करके और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें। जितने सनराइज सेक्टर्स हैं उनके लिए भी हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करके और उस दिशा में हम आगे बढ़ें। और इसके साथ ही स्वदेशी का मतलब भाषा, भूषा, भोजन, इन सभी में भी स्वदेशी भाव आवश्यक है। और इसलिए हमें लगता है एक सर्वांगीण स्वदेशी भाव जागरण का अभी सबसे अच्छा उपयुक्त अवसर है। खास करके 70 वर्ष में पहली बार हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री ने देश में वोकल फॉर लोकल और वह लोकल ग्लोबल बने, स्वदेशी भाव की जो उन्होंने आह्वान किया है वह हमें करना चाहिए। मूल रूप से अपने देश में क्या हुआ कि पहले शुरू के 40 साल तक समाजवाद के नाम पर देश के उद्योगों को देश की घरेलू मांग जितना भी उत्पादन की छूट नहीं थी, या तो पब्लिक सेक्टर की रिजर्वेशन या कैपेसिटी लाइसेंसिंग के कारण हम इतनी कम क्षमता के लाइसेंस देते थे कि 40-45 साल तक शक्कर से लेके, सीमेंट से लेके, साइकिल के टायर से लेके हर चीज का अभाव था। फिर अचानक हमने ग्लोबलाइजेशन के तहत विदेशी निवेश को जिस प्रकार से प्रोत्साहन देना और आयात उदारीकरण किया, उसके कारण आयातों की भरमार से देश के उद्योग बंद होने लगे और देश के कारखाने विदेशी निवेश प्रोत्साहन के कारण वे जो है एक प्रकार से विदेशी नियंत्रण में चले गए। और इसलिए हमें यह इस सारी परिस्थिति से उबरने के लिए और भारत स्वावलंबी बने,
हमारे ये देश में मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अधिक मात्रा में चलन में आए। इसके लिए स्वदेशी और स्वावलंबन के अभियान में हम सब लोग सहभागी हों। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। आप सबका पुनः अभिवादन।